किसी को कुछ भी भनक नहीं थी कि थोड़ी देर में उनके साथ क्या होने वाला है। और एकदम से लाइटनिंग स्ट्राइक हुई प्लेन पे और उसने डायरेक्टली प्लेन पे हिट किया, जिस चक्कर में प्लेन हवा में टूटना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, उस प्लेन के अंदर जूलियन के अलावा और भी बहुत सारे पैसेंजर थे और प्लेन से नीचे गिरने के बाद भी पूरे 14 पैसेंजर सरवाइव कर गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने सीट के लेदर को खाना शुरू कर दिया और उनमें से एक आदमी अपने आप को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो बाकी केसों से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये केस है एक लड़की का और उसके जीवन में एक ऐसा झटका आया था जिसको झेलना नामुमकिन के समान है। सोचिए, आप अपनी माँ के साथ एरोप्लेन में बैठकर अपने डैड के पास जा रहे हैं और उसी वक्त उसी प्लेन में आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलता है। ये कहानी है वो लड़की की जो प्लेन से गिरने के बावजूद भी उसने अपनी मौत का सामना किया। ये कहानी है हिम्मत, डिटर्मिनेशन और इंसानी विल पावर की जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को एंड तक जरूर देखना, वरना आप काफी कुछ मिस कर जाओगे। अब देखिए, ये फ्लाइट लीमा से पुकल्पा जा रही थी और आप जंगल जो देख रहे हैं इसी पॉइंट पर यहीं पे प्लेन क्रैश हुआ था और ये वही जंगल है जहां पर वो आके नीचे गिरी थी। अब आज की डेट में ये इतना घना जंगल है, तो सोचिए 1954 में ये जंगल कैसा होगा। तो हमें इस कहानी को जानने के लिए कुछ साल पीछे जाना होगा। जूलियन कॉपके का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को लीमा, जो कि पेरू का पार्ट है, वहीं पर हुआ था। उसके माँ बाप का नाम था मारिया और हंस विलम। ये दोनों जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे और जूलियन अपने मॉम डैड की एक इकलौती बेटी थी। जूलियन का बचपन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही गुजरा था, जहां उसके माँ बाप ने पेंगुना नाम का एक बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन सेटअप भी किया था। अब जूलियन को जंगल में जीने की ट्रेनिंग बचपन में ही मिल गई थी, जहां उसने ये भी सीखा था कि जंगल इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। अब जूलियन ने अपने माँ बाप के साथ काफी वक्त गुजारा था जंगल में, जहां पर उसको काफी कुछ सीखने को भी मिला। और अब वो समय आ गया था, जूलियन और उसकी माँ मारिया लीमा से पुकल्पा जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स बुक करवा रही थी। अब क्या हुआ कि जूलियन को अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करनी थी और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी प्लेन के टिकट्स 24 दिसंबर को बुक करवाई थी और ये जो फ्लाइट थी इसका नाम था लांसा 508। अब इस फ्लाइट को 24 दिसंबर 1971 को लीमा के जॉर्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुकल्पा जाना था और ये दोनों ही एयरपोर्ट पेरू के पार्ट थे। और अब वो दिन आ चुका था जिस दिन जूलियन को और उसकी माँ को अपने डैड के पास जाना था क्रिसमस मनाने के लिए। और फ्लाइट के दिन जूलियन और उसकी माँ एयरपोर्ट पर सही टाइम पर पहुंच चुकी थी। अब इन दोनों ने सही टाइम पर चेक इन किया और अपनी प्लेन की सीट पर जाकर बैठ भी गई थी। और उस वक्त जूलियन और उसकी माँ अपने क्रिसमस प्लान के बारे में डिस्कस कर रही थी और जूलियन अपनी ग्रेजुएशन हो जाने की वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली फ्लाइट ने उड़ान भरी और अगला स्टॉप पुकल्पा था, जो कि अगले 1.5 घंटे में आने वाला था। पूरे 15 मिनट हो चुके थे प्लेन को टेक ऑफ करे हुए और प्लेन 10,000 फुट की ऊंचाई पर आ चुका था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और किसी को कुछ भी भनक नहीं थी कि थोड़ी देर में उनके साथ क्या होने वाला है। और एकदम से वेदर खराब होना शुरू हो गया। प्लेन की विंडो से बाहर साफ दिख रहा था कि बिजली लगातार चमक रही है। और अब पूरे 25 मिनट हो चुके थे प्लेन को टेक ऑफ करे हुए और प्लेन के सामने एक भयानक थंडर स्टॉर्म आ चुका था। अब जो इस प्लेन के कैप्टन थे उनका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और उन्होंने 2000 घंटे से ज़्यादा फ्लाई कर रखा था। लेकिन उन्होंने वेदर कंडीशन की वार्निंग्स को इग्नोर किया और फ्लाइट को कंटिन्यू रखा। लेकिन इस बात का कोई एग्जैक्ट रीज़न डॉक्यूमेंट नहीं किया गया कि उन्होंने फ्लाइट को कंटिन्यू क्यों रखा। हो सकता है कभी कभी पायलट्स पर टाइम शेड्यूल मेंटेन करने का प्रेशर होता है, जहां उन्हें फ्लाइट को जल्दी लैंड कराना पड़ता है और जल्दी में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया होगा। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है या फिर कभी टेक्निकल इशू भी हो सकता है, लेकिन आज तक इसका कोई भी एग्जैक्ट रीज़न डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। अब उनके साथ एक को पायलट और भी थे जिनका नाम था लुइस रेमिरेज, जिन्होंने कैप्टन के साथ मिलकर फ्लाइट को कंटिन्यू रखा और फ्लाइट को रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। और एकदम से लाइटनिंग स्ट्राइक हुई प्लेन पे और उसने डायरेक्टली प्लेन पे हिट किया, जिस चक्कर में प्लेन हवा में टूटना शुरू हो गया। और उसी वक्त जूलियन की मॉम ने बोला, नाउ इट्स ओवर।
लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और ये सब सिर्फ 10 से 15 सेकंड में हो चुका था। और तभी जूलियन अपनी सीट के साथ प्लेन से बाहर निकल गई और वो 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिरने लगी। और गिरते वक्त उसने देखा कि नीचे जंगल के पेड़ ब्रोकली जैसे दिख रहे हैं। जब जूलियन नीचे गिरी तो वो अपनी सीट के साथ जंगल के नीचे डेंस कैनोपी में गिर गई थी। और जब जूलियन नीचे गिर रही थी वो अपनी सीट के साथ ही उस जंगल में डेंस कैनोपी में अटक गई। दोस्तों, डेंस कैनोपी वो होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ों की स्टेम से और लीफ से एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाता है और उसी झुंड के ऊपर एक रूफ बन जाता है और उसी रूफ पर जाकर जूलियन अटक गई। तो बेसिकली ये वो एरिया था जहाँ पर पेड़ों के आसपास की स्टेम्स और ब्रांचेस से एक रूफ जैसा बन रखा था और उसी पर जाकर जूलियन गिरी थी और वहीं पर जाकर अटक गई थी। अब पूरे 2 से 3 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो जिंदा है, लेकिन उसकी कॉलर बोन टूट गई थी और उसके हाथों में गहरे घाव थे और उसकी एक आंख सूज चुकी थी जहाँ से खून बह रहा था। और जैसे ही उसने अपने आप को देखा तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ पर कैसे आई। तो बेसिकली उसको इतनी ज्यादा इंजरीज आ गई थी कि वो अपने पीछे के 20 घंटे भूल चुकी थी। इतने बड़े शॉक की वजह से उसकी प्लेन वाली मेमोरी गायब हो चुकी थी। उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो एक बहुत ही बड़े शॉक में थी उस वक्त। अब उस वक्त रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और फिर से दोबारा थोड़ी देर में बिजली कड़कना शुरू हो गई। अब ये सिचुएशन देखकर कोई भी इंसान पैनिक कर जाएगा और ठीक वही हुआ जूलियन के साथ भी। वो भी पैनिक करना शुरू हो गई क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाने की वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, उस प्लेन के अंदर जूलियन के अलावा और भी बहुत सारे पैसेंजर थे और प्लेन से नीचे गिरने के बाद भी पूरे 14 पैसेंजर सरवाइव कर गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने सीट के लेदर को खाना शुरू कर दिया और उनमें से एक आदमी अपने आप को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ का मौसम, वहाँ का एनवायरनमेंट और जंगल की हार्श कंडीशन उन्हें चैन से मरने भी नहीं दे रही थी। और ठीक 20 से 24 घंटे के अंदर उन लोगों की मौत हो गई और इस जंगल की कंडीशन की वजह से वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन जूलियन ने अपनी इंजरीज के साथ जंगल में सरवाइव करने का फैसला किया। वो धीरे धीरे अपनी नीज पे आई, लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसके कंधों पे, हाथ पे, फेस पे और पैरों में बहुत सारे निशान थे, जख्म थे और चोटें लग चुकी थी। उसकी बॉडी के हर पार्ट पे कहीं ना कहीं खरोंचें थी। अब उस रात उसके पास जंगल में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और वो रात उसने वहीं पर गुजारी थी जहाँ पर आके वो गिरी थी। अब गलती से उसके पास उसका एक बैग रह गया था जो उसने प्लेन में टांग रखा था। अब उस बैग के अंदर कुछ कैंडीज थी और टॉफीज थी जिससे वो अपना पेट भर रही थी और आगे के लिए कुछ टॉफी बचा भी ली थी जिससे कि वो अपना पेट भर सके। अब जब अगले दिन वो उठी तो उसको आसपास के जानवरों की, चिड़ियों की आवाजें आने लगी। उसको एकदम से ख्याल आया कि उसके आसपास कोई भी खतरनाक सांप हो सकता है, क्रोकोडाइल हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा जंगली जानवर जो उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब उसको जंगल में वहीं पर 3 दिन हो चुके थे और एक जरूरी बात, अब तक जूलियन का 10 kg वेट गिर चुका था। अब उसने अगले दिन देखा जिन बॉडी पार्ट्स पे उसके घाव थे उनके अंदर कीड़े लग चुके हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इतने सारे जख्म और चोट होने के बावजूद भी उसने हिम्मत से काम लिया और अब वो समय आ गया था कि उसको दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसको वो दर्द अब हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जूलियन का बचपन काफी अलग रहा है। उसने काफी टाइम जंगल में बिताया था और उसके लिए ये जगह काफी फेमिलियर थी, इसलिए वो अब ज्यादा डर नहीं रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी सर्वाइवल स्किल्स का यूज करना शुरू कर दिया जो उसने अपने डैड से सीखी थी कि जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, और उसने वो सब कुछ अप्लाई किया जो उसे करना था। उसका धीरे धीरे दिमाग चलने लगा और उसने बरसात के पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के फ्रूट्स और बेरीज को भी तोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो सही टाइम पर खाना खा सके। उसने अपने आप को हाइड्रेट और अपने आप का ठीक से ध्यान रखा। अब करते करते उसको पूरे 7 दिन हो गए थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से वापस कैसे निकला जाए। अब वो वहाँ पर चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर जानवरों का भी डर था। वहाँ पे आसपास ऐसे जानवर थे जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक और बहुत से जंगली जानवर, और ऐसे जंगली जानवर थे जिनका उस हालत में सामना करना बहुत मुश्किल था। वो बहुत तरीके से अपने आप को समझा रही थी कि वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन उस समय उसके जीवन का ये सबसे कठिन दिन था। और तभी उसने एक आवाज सुनी और आसमान में देखा। वो एक वल्चर की आवाज थी। अब उस वल्चर को देखकर वो समझ गई कि ये वल्चर कौन सी ब्रीड का है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको अपनी मॉम से मिली थी। उसको वो बात याद आ जाती है जो बात उसे उसकी माँ ने बताई थी। अब ये वही वल्चर था जो ताजे फ्लैश को खाता है।
अब ये देखकर वो समझ गई कि आसपास और भी लोग होंगे। उसको धीरे धीरे सब वापस याद आने लगा कि उनका प्लेन कैसे क्रैश हुआ था। अब उसकी आवाज सुनकर वो वल्चर का पीछा करने लगी और धीरे धीरे उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां पर उसने 3 डेड बॉडीज को देखा। वहां पर 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जो कि सीट से लिपटी हुई थी और मिट्टी में दबी हुई थी। अब उन लोगों के सिर्फ पैर दिख रहे थे और उसमें से एक पैर लड़की के भी थे और एकदम से उसको झटका लगता है कि ये पैर कहीं उसकी माँ के तो नहीं। और जब उसने ध्यान से देखा तो वो पैर उसकी माँ के नहीं। और जैसे उसने आसमान में देखा तो ऊपर एक हेलीकॉप्टर था, लेकिन हेलीकॉप्टर से जंगल में किसी एक इंसान को देखना नामुमकिन के समान था। पर जूलियन जंगल में से आराम से उस हेलीकॉप्टर को देख पा रही थी। उसने काफी ज्यादा आवाजें भी लगाई लेकिन हेलीकॉप्टर तक वो आवाजें पहुंची ही नहीं। अब इस मोमेंट पे वो सबसे ज्यादा होपलेस थी क्योंकि ये वो समय था जहां पर उसको एक आस थी कि कोई उसको बचा लेगा और उसी के आंखों के सामने वो हेलीकॉप्टर चले जाता है। अब जूलियन को ये तो पता लग चुका था अगर उसको इस जंगल से निकलना है तो अपने दम पर ही निकलना पड़ेगा। और उस जंगल की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उस जंगल में पानी मिलना मतलब पत्तों पे ड्रॉपलेट्स मिलना और खाना मिलना तो उससे ज्यादा मुश्किल काम था। अब उसके पास अभी तक थोड़ी सी कैंडीज, टॉफीज और कुछ बेरीज बची थी जिससे वो अपनी भूख मिटा रही थी। और उसको ये बात भी पता थी कि ये खाना ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा और थोड़ी ही देर में सही खाना न मिलने की वजह से उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो गया। अब उसके सामने एक मेंढक आ गया। उसने उस मेंढक को मारने की कोशिश करी ताकि वो उसे खा ले, लेकिन वो मेंढक वहां से भाग गया। और ये उसकी लाइफ में सबसे सही हुआ कि वो मेंढक वहां से भाग गया, क्योंकि अगर वो उस मेंढक को खा लेती तो वो मेंढक इतना ज्यादा जहरीला था कि उसको वहीं पर मार देता। और ये बात उसको बाद में पता लगी और अब वो सिचुएशन आ चुकी थी कि इससे ज्यादा बुरा आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपने सबसे बुरे वक्त से ही सीखता है और बुरे वक्त में जब इंसान उठता है तो उसका दिमाग सही डायरेक्शन में काम भी करता है। और उसको वो सब बातें याद आने लगी जो उसके डैड ने उसको बताई थी जब वो बचपन में जंगल में अपना समय बिताया करती थी। और तभी उसे अपने डैड की बताई हुई बात याद आई। उन्होंने बताया था कि बहते हुए पानी के पास रहना सेफ होता है। और तभी उसने एक छोटी सी स्ट्रीम को फॉलो करना शुरू कर दिया और चलने के कुछ घंटों बाद उसे छोटी सी एक नहर मिल गई जहाँ से पानी बह रहा था। पानी मिलना जूलियन के लिए काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि बिना उस नदी के वो उस जंगल में बच नहीं पाती। या तो कोई जंगली जानवर उस पर अटैक कर देते या फिर पानी की कमी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती। और वो उस नहर के पानी के फ्लो को फॉलो करने लगी। अब उसने एक छोटी सी मिनी ड्रेस पहन रखी थी, उसे पहनकर वो पानी के साथ चलने लगी। अब उसको बहुत ज्यादा ठंड लगनी चालू हो गई थी। उसने जूते भी नहीं पहन रखे थे और इसी मौके पे उसे सांप से भी खतरा हो सकता था जो पेड़ों में और पेड़ों की स्टेम्स में ढके रहते हैं। और इसी वजह से वो पानी में चलने लगी, कहीं कोई छुपा हुआ सांप उस पर अटैक ना कर दे। अब उसको उस नहर के पानी में फोकस करना था कि कोई उसको अटैक ना कर दे। अब ये चीज काफी सेफ और इजी भी थी घने जंगल में चलने से। अब थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि उस नहर में एक लंबा चौड़ा पेड़ गिरा हुआ है और उस पेड़ ने उस पानी को ब्लॉक कर रखा है। उसने थोड़ी देर वहीं पर इंतजार किया और फिर वापस चलने लगी ताकि वो उस पेड़ को क्रॉस कर पाए। और जैसे ही उसने उस पेड़ को क्रॉस किया तो उसकी आंखों के सामने उसे एक बोट नजर आई। उसने दोबारा देखा और उसी नहर में एक बोट खड़ी हुई थी। अब उसे उस वक्त ये लग रहा था कि वो कहीं हेलुसिनेट तो नहीं कर रही। अब उस बोट को देखकर उसे काफी हिम्मत मिली और वो तेजी से बोट की तरफ चलने लगी। और जब वो बोट के पास पहुंच गई तो उसने बोट को छुआ और एक्चुअल में वो बोट ही थी। अब उसके पैर में इतने ज्यादा कीड़े लग चुके थे कि उसका पैर थोड़ी ही दिनों में सड़ने वाला था। और उसे तभी एक आइडिया आया। उसने उस बोट में से पेट्रोल निकाला और उस पेट्रोल को अपने पैर के घाव पे लगा दिया। अब उस वक्त जैसे उसने उस पेट्रोल को अपने घाव पे लगाया उसे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर कीड़े लग जाते हैं और जब आप वहां पर पेट्रोल लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन यही एक सॉल्यूशन था उस वक्त उन कीड़ों को हटाने का और अपने पैर को सड़ने से बचाने का भी। वो प्रोसेस इतना ज़्यादा पेनफुल था कि उसके बाद वो अपने पैरों पे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली ये चीज़ उसके लिए काम कर गई और उसका पैर सड़ने से बच गया। कहते हैं ना कि आप अपने दिल से और मेहनत से काम करोगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। अब जूलियन की ये हालत हो गई थी कि वो अपने पैरों पे चल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे अपने घुटनों के सहारे आगे बढ़ रही थी। और कुछ टाइम बाद उसने देखा कि बहुत दूर एक छोटा सा हट बना हुआ है और फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि आज की रात वो वहीं पर बिता लेगी और शायद क्या पता उसको वहां पर हेल्प के लिए कुछ लोग मिल जाएं।
और उसको पूरे 4 से 5 घंटे लगे उस हालत में वहाँ पर पहुँचने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, उसे वहाँ पर 3 लोग मिले। वो लोग उसे देखते इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए और शॉक्ड में आ गए कि जूलियन को उस हालत में देख के वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके बॉडी के हर पार्ट पे जख्म थे और खरोंचे थी। उनको लगा ये कोई भूत प्रेत आत्मा है, क्योंकि उस जगह पर वो लोग एक वाटर स्पिरिट को मानते थे, एक पानी की आत्मा को, जिसका नाम था यमानिया। उनको लगा कि ये उसी की ही आत्मा है। अब जूलियन उनको अपनी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो लोग समझ नहीं रहे थे। लेकिन अगले दिन वो जूलियन को पास के हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर जूलियन का ट्रीटमेंट हुआ। और उसी वक्त उसने अपने डैड को फोन भी लगाया और बताया कि मैं जिंदा हूँ। अब ये बात सुनकर उसके डैड के आंख में आंसू आ गए। अब जूलियन की आवाज़ सुनकर उसके डैड बहुत जोर से रोने लगे, क्योंकि उसके डैड ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी की वापस आने की आस खो दी थी। दोस्तों, उस प्लेन के क्रैश हो जाने के बाद पूरे 51 लोग थे जो मर गए थे, जिसमें कि 6 प्लेन के क्रू मेंबर थे और 85 पैसेंजर शामिल थे। अब जूलियन कोपके, जो उस वक्त 17 साल की थी, वो उस क्रैश की एक इकलौती सर्वाइवर थी, जिन्होंने पूरे 11 दिन बिताए थे जंगल में और वहां से वो बच निकली थी। अब जूलियन ने अपनी माँ को उस प्लेन क्रैश में खो दिया था और उसके बाद वो अपनी माँ से कभी नहीं मिली। अब लांसा एयरलाइन का ये क्राफ्ट आखिरी एयरक्राफ्ट था और इस क्रैश के बाद उनका ऑपरेटिंग परमिट कैंसिल कर दिया। अब ये क्रैश एविएशन हिस्ट्री का डेडलीस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक डिजास्टर माना जाता है। जूलियन कॉपकी की ये कहानी एक मिसाल है इंसानी हिम्मत की और डिटर्मिनेशन की। उन्होंने अपनी सर्वाइवल स्किल्स और हिम्मत से इस सिचुएशन को ओवरकम किया और बाद में जूलियन ने जियोलॉजी में डिग्री हासिल की थी और अपने डैड के ही रिसर्च स्टेशन में काम किया था। अब उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस पर एक किताब भी लिखी थी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई, और बाद में ये बुक एक बेस्ट सेलर बुक बनी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है डिटर्मिनेशन, हिम्मत, मेहनत और सर्वाइवल स्किल्स, कि हमारे सामने कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए हम उसका सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, जूलियन की ये कहानी एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी को और इस केस को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको ये केस समझ में आया हो और आपने इस कहानी को एंजॉय किया हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।